अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। कौन थी वो? ये ईद का मौका था और मैंने भाईजान से मेहंदी और चूड़ियों की फरमाइश की थी। अम्मी बीमार थीं और हम शॉपिंग ना कर सके थे। भाईजान ने बात मान ली और वो मेरे लिए बाजार चले गए। चूड़ियों की दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार से कहा कि कांच की चूड़ियां दिखाओ। अब सामने कांच की चूड़ियों का ढेर लगा था और भाईजान परेशान से खड़े थे, इस ढेर को तक रहे थे। इनकी समझ में ना आ रहा था कौन सी खरीदूं, किस रंग और साइज की लेनी है, क्योंकि मेरी चूड़ी का साइज तो घर भूल गए थे। इसी वक्त दुकान में एक खातून अपनी वालदा के हमरा दाखिल हुई। दोनों ने बुर्का पहन रखा था। वो मेरे भाई को परेशान देखकर मुस्कुरा दी। निकाब उलटकर नौजवान लड़की ने पूछा, किसके लिए चूड़ियां खरीद रहे हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा? इस कदर अपनायत भरा लहजा था जैसे कोई अपने घर के फर्द से मुखातिब होता है। भाई ने मुखातिब की जानिब देखा तो इसके चांद चेहरे की आबोताब देखकर आंखें खेरा हो गईं। कहाँ तो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों में उलझे थे और इधर इस महताब रुख हसीना की नशीली काजल भरी निगाहों से निगाहें उलझ कर रह गईं। एक पल में इस परी चेहरा ने मेरे भाई के एहसासात को भांप लिया। मजीद करीब आकर बोली, रिश्ता बता दो तो मैं मदद करूं, बहन के लिए खरीदनी है। भाईजान ने शर्मा कर कहा, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा है। भाईजान ये कहते हुए और ज्यादा लजा गए तो वो हंस दी। ईद का तोहफा है। अच्छा तो फिर हम पर छोड़ दीजिए। खातून ने उलट पुलट कर लच्छों में से नहायत हसीन और दीदा जेब और नफीस चूड़ियां निकाल दी। ये ठीक रहेंगी। भाई ने बगैर सोचे इस बात में गर्दन हिला दी। अच्छा तो फिर साइज बताइए, वो तो मैं घर भूल आया हूँ। खफीफ हुए और पसीने से शराबूर हो गए। शायद इस हसीना के हुस्न का रौब था कि इस कदर नर्वस थे। क्या मेरे साइज की ठीक रहेंगी? परी रुख ने अपने गुलाबी कलाई आगे करके दिखाई। भाई ने घबराई नजर डाली और बोले, हमशीरा का साइज कुछ कम होगा, एक साइज कम दे दो। दुकानदार ने कहा, कितनी दूं? 2 दर्जन। चूड़ियां पैक हो गईं तो ख्वातीन अपने लिए आराइश की अशिया निकलवाने लगी। मंसूर भाई रकम अदा करके दुकान से बाहर आ गए। जरा दूर जाकर फिर वापस पलटे। याद आया कि चूड़ियों का डब्बा जो दुकानदार ने पैक करके काउंटर पर रखा था वो तो वहीं छोड़ दिया है। बुखलाहट में दोबारा गए। ख्वातीन मुस्कुरा रही थी। दुकानदार ने भी भाईजान की बुखलाहट को महसूस कर लिया था। इसने बगैर कुछ कहे खुश अखलाकी से डब्बा भाई के हाथ में थमा दिया। अब जो ही बाहर निकले वो दोनों औरतें भी दुकान से बाहर आ गईं। बड़ी भी बोली, अरे बेटा, क्या सिर्फ चूड़ियां ही खरीदनी थी? बहन के लिए ज्वेलरी ना लोगे? आंटी, मुझे इन चीजों का पता नहीं, मैंने कभी खरीदी नहीं है। अच्छा तो आओ हमारे साथ। अब वो आगे आगे और मेरा भाई इनके पीछे पीछे ज्वेलरी मैं पहनती ना थी, भाई को पता था, लेकिन इन अजनबी औरतों ने गोया इन पर जादू कर दिया था कि इनके हुक्म के ताबा हो गए थे, जैसे कोई नादीदा कुव्वत इनकी तरफ खींचे लिए जा रही थी। कुछ आगे जाकर खवातीन एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गईं और दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने को कहा। तभी भाई ने अपनी सारी कुव्वत गोयाई जमा करके हलक से आवाज निकाली, ये नहीं लेनी, मेरी बहन नहीं पहनती। अच्छा तो फिर पहले क्यों ना बताया? तीनों शॉप से बाहर आए। तब वो कहने लगी, तेज धूप और गर्मी बहुत है, आ जाओ हमारे साथ, जरा देर को दम ले लो और ठंडा पानी पी लो। वो रहा सामने हमारा घर। बुजुर्ग खतून के इस्रार पर भाई ने बात मान ली और फिर से इनके साथ हो लिया। एक बिल्डिंग पर पहुंचकर वो रुक गईं। आओ ऊपर चलो। अब जरा मेरे भाई के हवास काबू में आ चुके थे। सोचा कि ऐसे अकेली खवातीन के हमरा इनके घर जाना मुनासिब नहीं है। अभी देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा अपनी वालदा और बहन के साथ। आप घर बता दीजिए, दूसरी मंजिल पर तीसरा फ्लैट है। तभी मेरा भाई इनको खुदा हाफिज कहकर घर आ गया। मैंने चूड़ियां देखी और खुश हो गई। बहुत उम्दा थी। क्या पसंद आई? हाँ भाईजान, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब पता चला कि हमारे भाई का ज़ौक़ किस कदर आला है। भाभी के तो ऐश हो जाएंगे। मजाक मत करो, तुम जानती नहीं हो कि मैंने कितने जतन से खरीदी हैं। अम्मी करीब बैठी थी। अरे वाह, चूड़ियों के लिए भी जतन करने पड़े। भला बताओ तो क्या जतन किए हैं? तभी भाईजान ने वालदा को अहवाल बताया और बोले, मैंने अकेला जाना मुनासिब नहीं समझा, मगर वादा कर आया हूँ कि अपनी वालदा और बहन के हमरा आऊंगा। आप ईद के बाद चलिएगा मेरे हमरा इन लोगों के घर। रवानी में उन्होंने हसीना के हुस्न की तारीफ भी कर दी। अम्मा बेटे के जज्बात भांप कर मुस्कुरा दी। हाँ भाई, जरूर चलूंगी। क्या खबर इसी बहाने लड़की पसंद आ जाए और तेरा घर बस जाए।
کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی لڑکی دل کو نہیں باتی۔ سمیرا تجھے پسند نہیں، حالانکہ بچپن سے نسبت ہے۔ دوسری حور شمائل کو کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آ جائے؟ عید کے تیسرے روز امی اور میں بھائی جان کے ہمراہ وہاں گئے، جہاں بھائی جان ہم کو لے گئے۔ فلیٹ کا در کھٹکھٹایا۔ اسی جوان سال حسینہ نے در کھولا، ہم کو اندر بٹھایا اور بولی، اماں گھر پر نہیں ہے، وہ رشتے داروں سے ملنے گئی ہیں، آپ بیٹھیے، میں اطلاع کراتی ہوں۔ نہیں، ان کو زحمت نہ دیں، ہم دوبارہ ملنے آ جائیں گے، اور رشتے داروں سے بھی عید ملنے کو جانا ہے۔ والدہ نے بھرپور نظر اس پر ڈال کر جواب دیا، میں تو اس لڑکی کے حسن کو تکنے میں محو تھی، جو واقعی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور ایسی سچ دش کے جیسے عروس نو ہو۔ ریشمی قیمتی ملبوس، خوش رنگ اور زرق برق زیور پہنے چاند کا نور لگتی تھی۔ اس کی رنگت چمکدار اور نقوش دل نشین تھے۔ میں نے تو ایسے حسن کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا، اور آج پہلی بار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ایسی ہی ماہپارہ کے بارے میں لکھا جاتا ہوگا کہ آسمانی حوریں جیسی تھی۔ بھائی سر جھکائے بیٹھا تھا، کبھی کبھی کن اکھیوں سے لڑکی کو دیکھ لیتا تھا، اور یہ دردیدہ نگاہی اس کے من کے چور کی چگلی کھا رہی تھی۔ اماں بھی بیٹے کا اندیہ باپ گئی تھی، تبھی سوال کر دیا، بیٹی کیا شادی شدہ ہو؟ نہیں خالہ جی، وہ ایک ادا سے شرمائی۔ تبھی والدہ نے کہا، اب ہم چلتے ہیں، پھر آنا ہوگا تو آپ کی والدہ سے بھی مل لیں گے۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا، اپنا نام بتائیے۔ مہتاب، اس نے ایک آن سے بتایا۔ واقعی تم مہتاب ہو، میں نے دل میں تصدیق کی۔ جب ہم گھر واپس آ گئے، میری والدہ نے فرمایا، بیٹے اس گھرانے کا خیال دل سے نکال دو، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ کیوں اماں، آپ کو کیسے پتا؟ بیٹا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، زمانہ سمجھتی ہوں، اور تم تو ابھی بچے ہو۔ بھائی کا چہرہ اتر گیا، دل بجھ سا گیا۔ میں نے ان کو افسردہ دیکھ کر کہا، بھائی جان، ہو سکتا ہے اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہو یا کسی اور کو پسند کرتی ہو، منگنی شدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سب بھی نہ ہوا تو بھی کیا عجب کہ یہ لوگ جو اتنے مالدار لگتے ہیں ہم کو رشتہ ہی نہ دیں۔ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی ہمیں اس حوالے سے پسند کر لیں، رد بھی تو کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، سارا رستہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ گھر آ کر ہم نے فوری طور پر منصور سے کلام نہ کیا، لیکن میں جان چکی تھی کہ میرے بھائی کا چین و سکون کوئی لے گیا ہے۔ وہ تمام وقت بے چین مضطرب رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اماں سے مزید اس بارے میں بات نہ کی، لیکن میری کہی ہوئی بات ذہن نشین ہو گئی کہ کیا خبر وہ بھی ہم کو پسند کریں یا نہ کریں، کیا خبر لڑکی کی منگنی ہو گئی ہو یا پھر کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ دل کی لگی بری ہوتی ہے۔ بھائی جان دل کی لگی کو بجھانے کی خاطر دوبارہ اس فلیٹ پر گئے تاکہ ان سوالات کی تصدیق کرنے کی صحیح کر لیں۔ فلیٹ پر آج بھی مہتاب ہی تھی۔ اس نے در کھولا اور کہا، امی گھر پر نہیں ہے۔ منصور، تم ایسا کرو کہ ذرا دیر کو نیچے چلو، میں تیار ہو کر ابھی آتی ہوں۔ بھائی جان کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر بھی تابع داری کی اور فلیٹ کے نیچے فٹ پاتھ پر انتظار کرنے لگے۔ 15 منٹ بعد لڑکی برقع اوڑھ کر آ گئی۔ وہ خود کو سنوارے رکھتی تھی، نک سک سے درست تھی۔ اس وقت بھی اس کپڑے بہت عمدہ تھے۔ اس نے بھائی سے کہا، گھر میں نہیں بیٹھتے، اماں موجود نہیں ہے، ایسے میں کوئی رشتہ دار آ جائے اور ہم کو اکیلا پائے تو لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ میں نے گھر کو تالا لگا دیا ہے، دوسری چابی اماں کے پاس پرس میں ہوتی ہے۔ یوں وہ ابھی جلدی آنے کی نہیں، اپنی خالہ زاد بہن کے پاس گئی ہیں جو بہت دور رہتی ہیں، ہم کہیں باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تم آئے ہو تو اب دیر سے تو در سے تو لٹا نہیں سکتی۔ دونوں نے ایک مہنگے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس دوران منصور نے پوچھا، آپ کے ابو اور والدہ ساتھ نہیں رہتے کیا؟ وہ لندن میں رہتے ہیں، مہتاب نے بتایا۔ بھائی جان اپنی کار پر گئے تھے۔ پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ اس نے کہا، دریا کنارے سیر کریں گے اور باتیں بھی کر لیں گے۔ دریا پر پہنچ کر کشتی کرائے پر لی اور دونوں نے دریا کی سیر کی۔ مہتاب نے کچھ اس طرح گفتگو کی جس سے واضح ہوا کہ وہ بھی منصور بھائی کو پسند کرنے لگی ہے۔ پہلی ہی نظر میں شیدائی ہو گئی تھی۔ بتایا کہ ابھی کہیں رشتہ ہوا ہے اور نہ منگنی وغیرہ۔ بھائی جان کے دل میں مسرت کے پھول کھل اٹھے۔ توقع نہ تھی کہ یہ گوہر نایاب اتنی جلد ان کی مراد بر لائے گا اور جیون ساتھی بنانے کی امید روشن ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے بعد یہ گھر واپس لوٹ آئے۔ لڑکی نے میرے بھائی سے دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جمعہ کے جمعہ آیا کرو، اس روز اماں کہیں نہیں جاتی، گھر ہوتی ہیں۔ تبھی اس نے بلڈنگ کے دروازے پر ہی منصور کو خدا حافظ کہہ دیا اور فلیٹ پر چلنے کا نہ کہا۔ منصور بھائی سوچنے لگے، لڑکی احتیاط سے کام لینا چاہتی ہے اور مجھ سے ملنا بھی اس لیے خوشی کا باعث ہے۔
तभी पब्लिक प्लेस पर ले गए और तन्हाई में मुझे अपने साथ घर बिठाने से गुरेज किया। हालांकि वो मेरे भोले भाले भाई पर ये तासुर जमा रही थी कि जब घर पर अकेली हो किसी गैर मर्द को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। ये अधूरी मुलाकात दिल की लगी को दो आतशा कर गई और ज्यादा बेचैन और बेकरार हो गए। रात को नींद ना आती और कमरे से निकलकर सहन में टहलते। अम्मा ने नोट किया और बोली, बेटा क्या मसला है, बताओ तो सही। अम्मा पहले इसरार करती थी कि शादी करो, अब जब मैं चाहता हूँ शादी करना तो नाम नहीं लेती। बेटा शादी जरूर करानी है तुम्हारी, और बहुत जल्द चाहती हूँ कि हो जाए, बहू घर में आ जाए, मगर महताब हरगिज नहीं। अम्मा आखिर इसमें क्या कमी है, आप क्यों एक नजर देखकर ही इससे चिढ़ गई हैं? अरे बेटा, इसलिए कि ये ठीक औरतें नहीं लगती। मेरा अंदाजा है कि ये दो नंबर औरतें हैं। इनकी सच धज अंदाज गुफ्तगू और फिर अकेले रहना। तुम बच्चे हो ना, जमाने को नहीं परख सकते। अम्मा आप भी अजीब हैं। शादी करूंगा तो महताब से, और आप पर ये साबित कर दूं कि ये बुरे लोग नहीं हैं, आपके अंदाजे गलत होते हैं। इसके बाद मंसूर अम्मी से बदगुमान रहने लगा। वो दो तीन बार महताब से मिला, लेकिन वो फ्लैट में ना ले गई, बल्कि बाहर मिलती और घर के पास पहुंचकर खुदा हाफिज कह देती। एक रोज मंसूर ने कहा, तुम कल अपनी वालदा को पाबंद रखना, मैं अपनी माँ को तुम्हारी अम्मी के पास लाऊंगा। वक्त भी बता दिया। अगले रोज शाम को वो खुद अकेला ही वहां चला गया, क्योंकि अम्मी ने तबीयत की खराबी का बहाना कर लिया। दरअसल वो रिश्ता डालने से पहले किसी जरिए से इन लोगों के चाल चलन और खानदान की तफसील चाहती थी। भाई ने महताब को बताया, अम्मी आज नहीं आ सकती थी, इनकी तबीयत खराब है। अब भाई को खरीद थी कि किसी तरह महताब इनको घर के अंदर बुलाए। अम्मी तो साथ चलने पर तैयार न थी, सोच पुचार के भंवर में फंसी थी। महताब ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, 15 दिन बाद आना होगा। वो चाहता था शायद इस दौरान अम्मी रिश्ते के लिए मान जाए। इस मुलाकात के 10वें रोज भाईजान फिर वहां चले गए, शायद दिल पर काबू न रख सके थे। दरवाजा बजाया तो एक बुजुर्ग बारेश जिसके हाथ में तस्वीर थी बाहर निकले और पूछा, बेटा किससे मिलना है? महताब की वालदा खाला बानो से। बेटा इस नाम की खवातीन यहाँ नहीं रहती, इनको मालिक मकान ने निकाल दिया है। इस घर में अब मैं और मेरी बीवी रहते हैं, हमने किराए पर ले लिया है। पास पड़ोस वालों ने साबका किराएदारों के बारे में अच्छी राय नहीं दी, लेकिन बेटे तुम क्यों इनका पूछ रहे हो? तुम तो किसी शरीफ घराने के चश्मो चिराग लगते हो। भाईजान परेशान हो गए। बुजुर्ग से कहा, क्या खबर है कि किधर गए हैं ये लोग? मैंने कहा ना कि वो ठीक नहीं थी, अड़ोस पड़ोस से खुद मालूम कर लो। पड़ोस वालों की शिकायत पर ही मालिक फ्लैट ने निकाला है। अरे बेटा, बिल्डिंग में कोई इनसे मिलना जुलना पसंद ना करता था। पड़ोसी राबता रखना ना चाहते थे तो वो कैसे इनका आता पता लेते? तुम शरीफ बच्चे लगते हो, ना तजर्बाकार हो। इनका ख्याल अगर दिल में पाल लिया है तो निकाल दो। ये कहकर उन्होंने अपने घर का दरवाजा भेड़ दिया। मुर्दा कदमों से मंसूर भाई जीना उतर कर आ गए। घर आते ही अम्मी जान से बोले, माँ मेरी शादी करा दे, मगर महताब से नहीं। वो क्यों? तुमको तो वो बहुत पसंद आ गई थी। आपने ठीक कहा था, वो सही औरतें ना थीं। अभी इनके पड़ोसी से मुलाकात करके आ रहा हूँ। इसने बताया कि मालिक मकान ने इनको निकाल दिया है, इनके खराब चाल चलन की वजह से। ऐसा कहते हुए भैया ने मेरी जानब की नखियों से देखा। मैंने मुंह फेर लिया ताकि वो मेरे चेहरे के तासरात ना देख लें, और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये बात ना सुन सकूं। भाईजान काफी दिन अफसुर्दा रहे तो मैं भी दुखी हो गई कि काश महताब अच्छी लड़की होती तो इसके साथ रिश्ता करवाने में मदद करती, अम्मी को किसी तरह मना लेती। इसके बाद मेरे भाई की शादी हमारी चचाजाद सुमेरा से हो गई, जिसके साथ वो पहले शादी से इनकार करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताया करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।